हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज झारखंड रूरल एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया था उसी वादे के अनुरूप मैंने कक्षा 9वीं के बायोलॉजी के पहले अध्याय जीवन की मौलिक इकाई को पहले लिया है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे के तक मेरे ये वीडियोज पहुँचे और उन्हें भी पढ़ने का वो अवसर मिले जो उन्हें मिलना चाहिए था। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्लास की ओर आगे बढ़ें। तो जैसे कि बायोलॉजी क्लास 9 के पहला अध्याय जीवन की मौलिक इकाई है। तो ये जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है? जैसे कोई भी जंतु हो या फिर मनुष्य हो, उनका जो बॉडी बना था, वो जो शरीर बना था, वो शरीर एकाएक तो निर्माण नहीं हुआ होगा। उसके निर्माण में बहुत छोटे 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 कण का निर्माण हुआ होगा। फिर इन कणों के आपस में मिलने के फलस्वरूप ये बॉडी निर्माण हुआ है। तो ये जो छोटे 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 कण बने, तो जो सबसे छोटा कण था, इकाई कण था, जिससे पूरा शरीर विकास हुआ था, उस इकाई कण को कोशिका कहा जाता है। इस कारण हम लोग कहते हैं कि हमारे जो जीवन की है सबसे छोटी से छोटी इकाई या मौलिक इकाई कोशिका होती है। ये जो कोशिका है, इसे सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया गया था। रॉबर्ट हुक जब अपने प्रयोग में कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे, तो उन्होंने लकड़ी के एक कॉर्क में उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उन्हें काफ़ी छोटे 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 संरचना दिखाई दिए। और ये जो संरचना थी एकदम मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। और इन्होंने इस छत्ते में से एक घर को निकाला और इसका नाम उन्होंने सेलुला रखा, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। और बाद में यही सेलुला आगे चलकर सेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। फिर कुछ समय के बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। उन्होंने इस कोशिका के अंदर एक गोलनुमा संरचना देखी, तो इन्होंने इनका नाम केंद्रक रखा। इन्होंने यह सन 1831 के समय यह खोज की थी। फिर दुजार्दिन नामक दूसरे वैज्ञानिक आए। उन्होंने जब कोशिका के अंदर देखा, तो कोशिका के अंदर कुछ उन्होंने तरल पदार्थों को देखा और ये उन्होंने कहा कि ये तरल पदार्थ एक प्रकार से जीवित पदार्थ हैं। तो इसके बारे में जब पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया, खोजा, इसके बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने भी देखा कि नहीं, इस प्रकार का पदार्थ है, वाकई में है। और उन्होंने इनका नाम 1839 में जीवद्रव्य रखा, जिन्हें आज हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम देखें कोशिका को सामान्य तौर पर और संगठित तौर पर कोशिका देखें, तो ये दो प्रकार की होती है। कई सारे जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं और उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये कुछ एक कोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और इसी एक ही कोशिका के माध्यम से उनके शरीर के सारे जैविक प्रक्रम, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन जैसी क्रियाएँ पूर्ण होती है। अगला आता है बहुकोशिकीय जीव, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जीव दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें भी सारी गतिविधियाँ एक ही कोशिका से मिलकर ही बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे गाय, बैल, बकरी, इस तरह के जो जीव होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि मुख्य रूप से जो कोशिका हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और दूसरे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन की जो कोशिकाएं बनी थी उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक असंगठित रूप से पाया जाता था। इनमें न्यूक्लियस यानी बोले तो केंद्रक नहीं पाया जाता था और इनके जो ढांचा था वो एक ही कोशिका का बना होता था। आज के समय में नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया जो हैं प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं और ये मुख्यतः एक कोशिका के ही बने होते हैं। यूकैरियोटिक जीव ये विकसित जीव के श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम विकसित कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, इनके कोशिकाओं में कोशिकांग अच्छे से पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोई संरचना या ऐसे कोई कोशिकांग सही रूप से विकसित रूप से नहीं पाए जाते। बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों के बारे में जब चर्चा हो रही थी, तो फिर दो वैज्ञानिक एम स्लाइडेन और टी स्वान नामक दो वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने सन 1839 में एक सिद्धांत देते हैं, जिन्हें हम लोग सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने दो बातें कही थी कि जितने भी जीव हैं उनके शरीर का जो निर्माण हुआ था, वो सारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर ही हुआ है। बिना कोशिकाओं के निर्माण से उनके शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरा सिद्धांत यह था कि
इनके शरीर की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों में प्रत्येक कोशिका सबसे पहले कार्य करती है, उसी के माध्यम से शरीर के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। कोशिका के बारे में आगे अध्ययन होने में काफ़ी सहूलियत हुई, क्योंकि कोशिका के बारे में अध्ययन करने के लिए उन्हें सूक्ष्मदर्शी चाहिए था, जो हमारे पास नहीं था, और वो सूक्ष्मदर्शी एक साधारण सूक्ष्मदर्शी थी, जिन्हें हम ज़्यादा बड़ा करके नहीं देख सकते थे। फिर कुछ समय के बाद करीब 1932 का समय था, उन दो वैज्ञानिक एमनॉल और इरुस्का नामक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने एक नए सूक्ष्मदर्शी, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इनकी खोज करते हैं 1932 में। यह सूक्ष्मदर्शी जो होता है आज के एक किसी भी वस्तु को लाख गुना बड़ा करके दिखाया जा सकता है, जैसे इन्होंने सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए और इन कोशिकाओं के अध्ययन को और आगे बढ़ाया। जैसे उन्होंने आगे अध्ययन को बढ़ाया तो उन्हें कई सारे कोशिका के अंगक देखने को मिले। मुख्य रूप से कार्य के आधार पर देखें तो इनके 3 अंगक थे। प्लाज्मा झिल्ली, जिन्हें हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा केंद्रक कहते हैं, और तीसरा कोशिका द्रव्य कहते हैं। बात करेंगे कैसे केंद्रक की, तो केंद्रक जो होते हैं, हम पूरे कोशिका का जो कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोल या फिर नियंत्रण करने का काम इसी केंद्रक में होता है। इस केंद्रक के अंदर जो होते हैं केंद्रक द्रव्य मौजूद होते हैं, और ये केंद्रक द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमेटिन जाल और दूसरा होता है केंद्रिका। ये जो क्रोमेटिन जाल होता है, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और इसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। यही क्रोमेटिन जाल आगे संकुचित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और ये यहाँ पे जो केंद्रिका पाई जाती है, ये भी केंद्रिका प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी होती है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इस केंद्रक का अगर मुख्य कार्य की बात करें तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जीनों के माध्यम से पैतृक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य करता है। मतलब हम कहते हैं ना, हमारे जो लक्षण हम में हैं वो हमारे पूर्वजों से हमारे लक्षण हैं, तो उन सारे लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो इन्हीं केंद्रक के माध्यम से ही होता है। अगले कोशिकांग की बात करेंगे तो एक होता है ईआर, जिसे हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतद्रव्य जालिका। यह जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, आरईआर और एसईआर। आरईआर को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर खुदरी अंतद्रव्य जालिका बोलते हैं। एसईआर होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसे हम चिकनी अंतद्रव्य जालिका कहते हैं। इसी जालिका में क्या होता है ना, वसा और लिपिड का संश्लेषण होता है, और इसी में राइबोसोम का निर्माण भी होता है। ये जो राइबोसोम होता है ना, इस राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और ये एक बहुत ही छोटा अंगक जैसा पाया जाता है। आगे बात करेंगे तो कुछ कोशिकाओं में रसधानियाँ होती हैं, और ये रसधानियों में क्या होता है ना, कोशिका कस भरा होता है जिसे सेल सेप कहते हैं, और पोषक पदार्थ भरे पड़े होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है ना, कोशिकाओं का जो आयतन होता है उन आयतन को नियंत्रित करने के लिए रसधानियाँ अपनी भूमिका निभाते हैं। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यह किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक माना जाता है, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा यहीं से बनती है। इस कारण इसे पावर हाउस ऑफ सेल या फिर कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इसमें कोशिका का बिजली घर इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और डीएनए में जो इनकी आनुवांशिक क्रिया और गतिविधि होती है वो सारी होती है। साथ ही साथ यही अंगक है जिसमें कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना, ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी यानी एडिशन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में बंद हो जाती है। इसे पावर हाउस या फिर विद्युत गृह कहते हैं। केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया 2 ऐसे अंग हैं जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी हमारे जो लक्षण होते हैं या फिर आनुवांशिक जो चीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ हो गए डीएनए, तो ये डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोशिकीय श्वसन होता है तो कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, और ये ऊर्जा कैसे मुक्त होती है ना, एटीपी 2 भागों में टूट जाती है। एक तरफ पी एनर्जी के फॉर्म में टूट जाती है, दूसरा एडीपी, जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन डाइफॉस्फेट, यानी फास्फेट के एक अणु को टूटने के बाद ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि इसी लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और जिसके माध्यम से
भोजन का पाचन हो पाता है। इसे विध्वंसकारी दस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इस पाचक एंजाइम जो होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। जब कभी ये थैली टूट जाती है, फूट जाती है, तो ये अपने अंग को ही पाचित कर लेती है या फिर अपने अंग को ही ये नष्ट कर देती है। इस कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरपेट, कभी कभी ये होता है कि काफ़ी सारे कोशिका के जो अंग होते हैं वो क्षतिपूर्ण होते हैं, तो उन क्षतिपूर्ण कोशिकाओं को या फिर कोशिका के अंग को और ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है। उसी उपकरण को हम गोल्जी उपकरण कहते हैं। यह जो गोल्जी उपकरण होता है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं में इसे डिक्टिसोम के नाम से जाना जाता है। लवक की बात करेंगे तो लवक 3 तरीके से होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक जो होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, और पादपों में क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते के रंग जो होते हैं वो हरे दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ पत्ते को हम लोग पादपों का रसोई घर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको 10 मिनट में मैंने कक्षा 9वीं की पहले अध्याय को 9वीं के बायो के पहले अध्याय को पूरी करने की कोशिश करिए। आप लोग और मैसेज करें या फिर कमेंट करें कि मुझे और कौन सी वीडियोज़ बनानी चाहिए या फिर कौन सी क्लासेस होनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं। पर हाँ, जहाँ आप लोगों से एक ही आग्रह है कि आप लोग जितना हो सके मेरे इस चैनल में सहयोग करें, हमारे चैनल के सब्सक्राइब को बढ़ाएं। धन्यवाद।